नमस्कार। खबर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आज हम खबर एक्सप्लेनर में बात करेंगे G20 सम्मेलन की तैयारियों पर, सनातन पर छिड़े विवादों पर और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी को दे दी नसीहत। आगे बात करेंगे कि आज आए हाईकोर्ट के फैसले का आखिर क्या अंजाम होगा। साथ ही आज बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर भी। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का बीजेपी पर वार, भारत को इंडिया से लड़ा रहे हैं, सोना हो या गोल्ड कीमत नहीं बदली जाएगी। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की गदर 2 की हवा टाइट, जवान की रिलीज के बाद थर्सडे को हुआ इतना कम कलेक्शन। बदले नजर आए उदयनिधि के सुर, अब ए राजा और जगदानंद ने सनातन पर दिए आपत्तिजनक बयान। चुनावी गेम पलटने की तैयारी में कांग्रेस, बीजेपी के गढ़ पर टिकी निगाहें, सीएम गहलोत बोले इस बार नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात, 13 जिलों में 50% से कम, 15 जिलों में 70% से कम हुई बारिश। हेडलाइन के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर एक्सप्लेनर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भारत में G20 देशों की बैठक राष्ट्र राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने जा रही है। भारत में इस तरह का इतना बड़ा पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी साल भर से तैयारियां चल रही थी। भारत में G20 का 18वां सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले 17 बार बैठक हुई। G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी और पहली इसकी बैठक अमेरिका में हुई थी। भारत में होने जा रहे इस सम्मेलन में एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आएंगे। चीन की तरफ से इस सम्मेलन में वहां के प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये G20 सम्मेलन क्या है और इसका क्या मकसद है। सबसे पहले आपको बता दें कि G20 का गठन किस तरह से किया गया है। ये G20 देशों का विस्तार है। शुरुआत में एक G7 ग्रुप होता था, जिसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन इसके सदस्य होते थे। लेकिन रूस में इस ग्रुप के साथ साल 1998 के जुड़ने की खबर सामने आई। लेकिन 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसके बाद जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 का गठन किया गया। साल 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तरों का पूरी तरीके से बना दिया गया। दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 85%। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह में इसकी 75% हिस्सेदारी। G20 समिट के लिए भारत में मंच सज चुका है। नई दिल्ली G20 में शामिल दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 9-10 सितंबर को होने वाली G20 समिट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जापान के पीएम फूमियो किशिदो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति समेत दुनिया के 20 देशों के नेता शुक्रवार से 3 दिनों के लिए दिल्ली में होंगे और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, विकास समेत तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन नेताओं के स्वागत के लिए पूरी दिल्ली सज के तैयार है। सुरक्षा से लेकर यातायात और इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए तमाम उपाय किए गए। दिल्ली की सड़कों को पेंटिंग, प्रतिमाओं, फव्वारों और पौधों से पूरी तरीके से सजाकर एक दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, पूरी तरीके से ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएस और यूरोपीय यूनियन यानी कि 27 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा इस बार G20 समिट के लिए नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया को मेहमानों के तौर पर बुलाया गया। यूक्रेन को G20 समिट का न्योता नहीं भेजा गया।
अगर बात करें कि कब और कहां G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये कोई पहली बार नहीं है। G20 का 7वां सम्मेलन साल 2012 में 18 और 19 जून को मैक्सिको में हुआ। इसके बाद 8वां सम्मेलन इसी साल रूस में हुआ। 9वां सम्मेलन पीटर्सबर्ग में साल 2014 में 15-16 नवंबर को हुआ। 10वां सम्मेलन तुर्क में साल 2015 में 15-16 नवंबर को किया गया। 11वां सम्मेलन साल 2016 में चीन में 4 से 5 सितंबर को किया गया। G20 का 12वां सम्मेलन जर्मनी के हैम्बर्ग में साल 2017 में 7 से 8 जुलाई को किया गया। इसका 13वां सम्मेलन 2018 में अर्जेंटीना में 1 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया। 14वां सम्मेलन ओसाका में साल 2019 में 28-29 जून को किया गया। 15वां सम्मेलन 2020 में सऊदी अरब में कोरोना के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 और 22 नवंबर को किया गया। इसके बाद 16वां सम्मेलन इटली के रोम में 2021 में 30-31 अक्टूबर को आयोजित किया गया। 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया में साल 2022 में 15-16 नवंबर को आयोजित किया गया। 18वां G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को भारत में होने जा रहा है। 19वां सम्मेलन ब्राजील में 2024 में हो सकता है। हालांकि पूरी तरीके से दिल्ली सज के तैयार है। खबर एक्सप्लेनर की अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां सनातन पर छिड़े विवादों पर बयानों की बौछार लगातार सामने आ रही है। बता दें कि सनातन धर्म पर स्मृति ईरानी का उदयनिधि को जवाब भी देखने को मिला है, जहां भारत में तमिलनाडु के मंत्री और द्रविड़ मुन्नेत्र डीएमके नेता उदयनिधि स्टालियन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया। वहीं ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालियन ने गुरुवार को अपने मंत्री उदयनिधि स्टालियन को जोरदार बचाव करते हुए एक बड़ा बयान दिया। दरअसल उदयनिधि स्टालियन अपनी सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए टिप्पणी को लेकर विवाद के केंद्र में आ गए। एक लंबे बयान में मुख्यमंत्री स्टालियन ने कहा कि उदयनिधि ने केवल सनातन द्वारा प्रचारित अमानवीय सिद्धांतों, जो अनुसूचित जाति, जनजात और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं, के बारे में बात की थी और किसी भी धर्म या धार्मिक विश्वास को अपमानित करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों को जाति आधारित भेदभाव का प्रचार करने की जो बातें सामने आई और अभी भी आध्यात्मिक मंचों पर महिलाओं को अपमानित करते हैं पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ उनके रुख को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं और उनके मंत्री के भाषण के बारे में गलत सूचना फैल रही। स्टालियन ने कहा, यहां तक कि जब हम चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं तब भी कुछ लोग जातिगत भेदभाव का प्रचार करना जारी रखते हैं। पूरी तरीके से वर्णश्रम सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण पर जोर देते हैं और सांप्रदायिक दावों का समर्थन करने के लिए शास्त्रों और अन्य प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हैं। कुछ लोग अभी भी आध्यात्मिक मंचों पर महिलाओं को बदनाम करते हैं, ये तर्क देते हुए कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, विधवा महिलाओं को पुनः विवाह नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री स्टालियन ने कहा, वे महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ावा देने के लिए सनातन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उदयनिधि ने केवल ऐसी दमनकारी विचारधाराओं के खिलाफ बात की और उन विचारधाराओं पर आधारित प्रथाओं के उन्मूलन का आह्वान किया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल सेना पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री स्टालियन ने झूठ फैलाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की भी आलोचना की कि उदयनिधि स्टालियन ने लोगों के नरसंहार का आह्वान किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उन खबरों की भी निंदा की जिसमें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक मंदिर के मुख्य पुजारी ने उदयनिधि स्टालियन के सिर पर 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। स्टालियन ने कहा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई की? इसके बजाय उन्होंने उदयनिधि के खिलाफ मामले दर्ज किए। मुख्यमंत्री ने ये कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि इस टिप्पणी को उचित प्रक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री ने जो कहा उसका पता लगाने के लिए उनके पास संसाधन है। सीएम ने कहा, तो क्या प्रधानमंत्री फैले हुए झूठ से अनजान होकर बोल रहे या वो जानबूझकर ऐसा करते? उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री को परेशान कर दिया है। वो डर के कारण एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव दे रहे हैं। बीजेपी वास्तव में सनातन में भेद
भावपूर्ण प्रथाओं के बारे में चिंता नहीं करती है। मालूम हो कि उदयनिधि ने एक कार्यक्रम में भाषण देकर विवाद पैदा कर दिया। उन्होंने कहा सनातन को मलेरिया, डेंगू और मच्छर की तरह खत्म किया जाना चाहिए। उदयनिधि को ने कहा कि उन्होंने केवल जातिगत मतभेदों की निंदा की, इसके लिए वे किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब उन्हें यूपी में दर्ज एक मामले का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसी किसी भी बात का खंडन किया है जिसमें उन्होंने सनातन विचारों वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सनातन धर्म को मिटा देने वाले बयान को लेकर चल रहे विवाद पर कड़ा पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कुछ लोग सनातन को चुनौती दे रहे हैं, आस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टैलियन के बेटे उदयनिधि स्टैलियन ने कुछ दिन पूर्व एक सभा में सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि स्टैलियन ने पूरी तरीके से कहा कि हम सनातन धर्म को मिटा देना चाहते हैं। इस बयान के बाद देश भर में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि विवादों को बढ़ता देख तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टैलियन ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया और हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे उदयनिधि स्टैलियन के बयान के पक्ष में नजर आए, जबकि एनडीए के नेताओं ने पुरजोर विरोध किया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा सनातन की परीक्षा ली जा रही, सनातन की परीक्षा ना ले। सहिष्णुता ही सनातन की सबसे बड़ी कुंजी है। सनातन धर्म को जाने बगैर सनातन में राम जी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं के हाथों में कोई ना कोई शस्त्र है। फिलहाल ये पूरा विवाद लगातार जारी है। आखिर कब इस पर विराम लगेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बता दें एक तरफ जहां सनातन धर्म को लेकर के देश में विवाद छिड़ा, वहीं दूसरी तरफ देश का नाम बदलने के लिए भी अब अखिलेश यादव ने बीजेपी को पूरी तरीके से बड़ा जवाब दिया। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं जहां देश का नाम बदलने को लेकर घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 के आयोजन की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। इसी दौरान सामने आए राष्ट्रपति के डिनर निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर देश का नाम बदले जाने पर राजनीति तेज हो गई। पूरा विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है। फिलहाल अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देश का नाम बदले जाने की चर्चाओं के बीच बीजेपी को अपना नाम बदलने की सलाह दे दी। फिर क्या था, ये एक और नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल ज्यादातर बीजेपी नेताओं का कहना है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान देश को दिया था। उनका कहना है कि अंग्रेजों का दिया गया नाम गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में वो नाम बदलने की कवायद का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को उसके नाम से अंग्रेजी भाषा के शब्द यानी कि पार्टी को निकालकर दल किए जाने की सलाह दे डाली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि वैसे तो भाषाओं का मिलन और परस्पर प्रयोग बड़ी सोच के लोगों के बीच मानवता और सौहार्द के विकास का प्रतीक माना जाता, फिर भी अगर संकीर्ण सोच वाली भाजपा और उसके संगी साथी किसी भाषा के शब्दों को गुलामी का प्रतीक मानकर बदलना ही चाहते हैं तो सबसे पहले भाजपा को अपना एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजी का शब्द पार्टी हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजपा कर देना चाहिए। इस पोस्ट के साथ ही अखिलेश यादव ने हैशटैग करते हुए नहीं चाहिए भाजपा लिखा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता और अक्सर बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इन दिनों देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की संभावनाओं के बीच राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी का विरोध करती नजर आ रही। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत के जाने की संभावना के बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि देश का नाम बदलने की सोच संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करने के बराबर है, उससे कम नहीं है।
खबर एक्सप्लेनर में अगली और बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां दो प्यार करने वालों का साथ देते आज इलाहाबाद हाई कोर्ट नजर आया। हालांकि बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते कुछ दिनों से हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शायद ये फैसला सुनाया। बता दें कि बीते कुछ दिनों से प्रेम संबंध के चलते हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी था। वहीं आज उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि बालिग जोड़े को साथ रहने या शादी करने की पूरी स्वतंत्रता है। माता पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, भले वे अलग अलग जात या धर्म के ही क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि बालिग जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर कोई परेशान करता है या धमकाता तो उसकी अर्जी देने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गौतम बुद्ध नगर की रजिया और अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, भविष्य में शादी करना चाहते हैं। माँ बाप और परिवार के लोग नाखुश हैं और वे उन्हें धमका रहे हैं। आशंका है कि उसकी हत्या की जा सकती है। 4 अगस्त को पुलिस कमिश्नर को शिकायत कर संरक्षण भी मांगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हाई कोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी तरीके से मामला सामने आया। वहीं याचियों के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि दोनों अलग धर्म के हैं। मुस्लिम कानून में ये दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के हवाले से कहा कि किसी भी बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने का पूरा अधिकार है, भले उनका जाति धर्म अलग हो। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या वाकई बढ़ते हुए प्रेम संबंधों के लेकर के जो मर्डर केस सामने आ रहे थे, ऑनर किलिंग हो या तमाम ऐसे मामले जो सामने आए थे, क्या उन पर विराम लगेगा? खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगली और बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा की आज पहली वर्षगांठ है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की आज पहली वर्षगांठ है। इसको लेकर के लगातार एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल आज ही के दिन कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एकता और प्रेम की दिशा में उठाए गए करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की नींव बन गए और ये नफरत मिटने और भारत के एक होने तक जारी रहेगा। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा के एकता और प्रेम की ओर उठाए गए करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की नींव बन गए। नफरत खत्म होने और भारत एक होने तक यात्रा जारी है, ये मेरा वादा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4000 किलोमीटर की यात्रा की सराहना की और कहा कि जनता ये आंदोलन इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन है, इसका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं है। आज यात्रा का 1 साल पूरा होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं राहुल गांधी सभी भारत यात्रियों और उन लाखों नागरिकों को बधाई देता हूं जो इस ऐतिहासिक यात्रा में मेरे साथ खड़े हुए और शामिल हुए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा ने 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की और जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों लोगों के साथ एकता का संदेश दिया गया। खड़गे ने आगे कहा कि नफरत और विभाजन के एजेंडे का छिपाने के लिए, लोगों के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अप्रासंगिक सुर्खियां बनाने की प्रवृत्ति हमारी सामूहिक चेतना पर एक प्राणघाती हमला है। उन्होंने कहा, यात्रा आर्थिक असमानताओं, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, संविधान की तोड़फोड़, सत्ता के केंद्रीकरण के वास्तविक मुद्दों को लोगों की कल्पना के केंद्र में लाना चाहती है। यात्रा हमारे समाज में बातचीत के माध्यम से नफरत और शत्रुता के खतरे से लड़ना जारी रखती है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक भौतिक प्रयास नहीं है, ये हमारी टूटी हुई सामूहिक चेतना को फिर से बनाने का एक ईमानदार प्रयास है। हालांकि अब भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल हो चुके हैं। क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा का असर कांग्रेस पर पड़ रहा है? क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा की जो मुहिम लेकर के राहुल गांधी निकले थे उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा और खास तौर पे इसका पूरा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही
पता चलेगा। फिलहाल खबर एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे यानी कि स्नेहा सिंह को दीजिए इजाजत। फिर ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे।